नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों की एक एक खबर से रूबरू कराता हूं। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। चीन अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है और आप ये समझ सकते हैं कि वो सुधरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, और यही वजह है कि वो लगातार टेंशन क्रिएट करने पर लगा हुआ है। चीन की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है और फिर से एक प्रोपेगेंडा चलाया है, जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी के टैंक पश्चिमी तिब्बत में अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जगह भारत चीन से करीब 125 किलोमीटर दूर है। साथ ही एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये प्रैक्टिस ड्रिल जनवरी के आखिरी सप्ताह में हुई है। इस वीडियो को उकसावे की कार्रवाई की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसकी डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में सीमा के नजदीक टैंकों और सैनिकों को इस तरह से लाकर खड़ा करना उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। और इस वीडियो में खास कर कि चीन ने इस वीडियो में बड़ी संख्या में सीमा के पास बिल्डअप दिखाया गया है। टैंकों के अलावा ट्रक और सैनिक भी कतार में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई देने वाले ये टैंक चीन के नए टैंक बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने चीन ने सीमा के पास अलग अलग जगहों पर टैंकों की तैनाती की है। पिछले एक महीने के भीतर कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास वाले इलाकों में अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन LAC के पास अपने एयरबेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है। उसके फाइटर जेट के लिए नए हैंगर बन रहे हैं। पिछले महीने भी चीन के युद्धाभ्यास का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बारे में यह दावा किया गया था ये जगह दौलत बेग ओल्डी यानी कि DBO से मात्र 36 किलोमीटर दूरी पर है। यही नहीं, पिछले महीने चीन ने सिक्किम के नाकुला पास में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना के चौकस जवानों ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया और उसे पीछे खदेड़ दिया। दोस्तों, भारतीय सेना के एक शीर्ष कमांडर और उनके सहयोगी इन कमांडर के बीच जारी मतभेद की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि सेना के इस रैंक के अधिकारियों के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ये रेयर मामला है। सेना के इस आदेश से पहले पिछले साल सितंबर में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आई दरार को दूर करने की जिम्मेदारी एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को दी थी। अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल IS घुमान इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को देखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल IS घुमान उन दोनों अधिकारियों से वरिष्ठ हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आलोक केलर हैं, जो एक बख्तरबंद कोर के अधिकारी हैं, जबकि उनकी कमान के दूसरे शीर्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल KK रेपस्वाल हैं, जो कोर ऑफ इंजीनियर से हैं। इन दोनों शीर्ष अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी को लेकर मतभेद सामने आए थे, जिसके बाद मतभेद दूर करने का फैसला किया गया। आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें कि सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान में तकरीबन 1,30,000 सैनिक है। दक्षिण पश्चिम कमान राजस्थान और पंजाब में भारतीय सीमा की सुरक्षा करती है। दोस्तों, सेना अधिकारियों के बीच किसी भी तरीके का मतभेद आना कहीं न कहीं हमारी सुरक्षा को चुनौती देता है। ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि या तो दोनों को अलग अलग जगह स्थानांतरित कर दिया जाए या फिर दोनों के बीच में एक फिर से सहयोग बढ़ाया जाए, ताकि इस तरीके की हरकतें दोबारा कहीं और से ना हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में HAL के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दूसरे प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL द्वारा LCA की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई हर कोशिश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों से आने वाले सालों में इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू बेड़ों की रीढ़ बनने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों तक भी ये मैसेज जाएगा कि तकनीकी और उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार बहुत गंभीर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि LCA भारत का गौरव है। उन्होंने ये भी कहा कि HAL की ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारतीय एयरफोर्स और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होने वाली है। राजनाथ सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद भी HAL को करीब 50,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये स्वदेशी रक्षा खरीद के इतिहास में सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट है। चीन ने परमाणु पनडुब्बियां बनाने के लिए बोहाई शिपयार्ड के नजदीक एक विशाल यार्ड तैयार किया है। बोहाई में पहले से ही परमाणु पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जबकि ये नई साइट निर्माणाधीन है। अभी ये साफ नहीं है कि ये किस क्लास की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, लेकिन मुमकिन है कि ये फर्स्ट टाइप 095 टैंक क्लास अटैक यानी कि SSN या फर्स्ट टाइप 096 बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SSBN पनडुब्बियां हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल अर्थ की तस्वीरों से नई सबमरीन का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नई पनडुब्बियां चीनी नेवी के विस्तार का हिस्सा है। टाइप 095 अमेरिकी नेवी के वर्जीनिया क्लास को टक्कर देंगी और टाइप 096 चीन की ताकत को बढ़ाएंगी। तस्वीरों में जो हल सेक्शन दिख रहा है वो 30 से 32 मीटर लंबा और 11 से 12 मीटर चौड़ा है। यहाँ से सबसे बड़ी टेंशन अब भारत के लिए भी है कि इस तरीके से चीन भारत के हिंद महासागर पर अपनी पहुंच को बढ़ा सकता है।
यानी कि इन पनडुब्बियों की मदद से चीन की नौसेना हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने में कामयाब हो सकती है। दोनों नई पनडुब्बियां पुराने टाइप 093 क्लास से ज्यादा एडवांस है। इनका स्टेल्थ मोड इन्हें बेहतर बनाता है। वहीं अगर ये मॉडिफाइड टाइप 093 क्रूज मिसाइल वर्जन है तो इसमें ज्यादा YJ-18 क्रूज मिसाइलें ले जाने की क्षमता होगी। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। रूस के क्लाशनिकोव ने भारत के लिए अपनी स्टेला 9M 333 गाइडेड मिसाइल सिस्टम को पेश किया है। इस अनुबंध की प्रगति 2020 के अंत में की गई थी। दिसंबर 2020 में क्लाशनिकोव ने घोषणा की थी कि स्टेला 9M 333 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का फील्ड टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। क्लाशनिकोव की जानकारी के अनुसार स्टेला 9M 333 गाइडेड मिसाइल सिस्टम कम उड़ान वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों के साथ साथ दूरस्थ रूप से संचालित विमान और क्रूज मिसाइलों को हराने के लिए बनाया गया है। इस फायर फॉरगेट मिसाइल में 3 मोड्स में सीकर ऑपरेशन है, जिसमें कि फोटो कॉन्ट्रास्ट, इंफ्रारेड एंड जैमिंग, जो इस वर्ग की अन्य मिसाइलों के मुकाबले इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इससे पहले रशिया ने भारत को ऑफर किया था स्टेला 10M3 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम और स्टेला 10M4 और स्टेला 10MN यानी कि नाइट वर्जन। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने MCV का डिजाइन और निर्माण किया है। सुरक्षा बल जो कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात किए जाते हैं, खास करके अर्धसैनिक बलों को आधुनिक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 3 इनोवेटिव मूव कंट्रोल व्हीकल्स यानी कि MCV तैयार किए हैं और इन्हें कॉम्पैक्ट, मीडियम और हैवी कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। और ये देश में अपनी तरह का उन्नत स्वदेशी डिजाइन और विशेष रूप से विकसित प्रोग्राम है। हैवी कैटेगरी में MCV प्रोटोटाइप में 7.5 टन पेलोड की क्षमता है, जबकि मीडियम श्रेणी में 2.5 टन पेलोड की क्षमता है और कॉम्पैक्ट एक आसान पैंतरेबाजी के लिए एक ट्रैक्टर आधारित वाहन है। प्रोटोटाइप में कई स्वतंत्र परिचालन और उप प्रणालियां शामिल है, यानी कि सेवरल इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल सबसिस्टम्स इसमें शामिल है। अन्य क्षमताओं में एक कैबिन प्रेशराइज सिस्टम, रिट्रैकेबल मल्टी बैरियर टीयर गैस लॉन्चर विद एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉनिक विजन सिस्टम, वाइड एंगल सर्विलांस, मल्टी चैनल वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम, GPS ट्रैकर और GPS नेविगेटर इसमें शामिल है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भर भारत को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। यह शब्द भाषा विशेषज्ञों कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगन फॉक्सवेल के एक सलाहकार पैनल की तरफ से चुना गया है। जानकारी के अनुसार आत्मनिर्भर भारत शब्द का इस्तेमाल भारत के सार्वजनिक शब्दकोश यानी कि वोकेबुलरी में वाक्यांश और अवधारणा के रूप में काफी बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत का देश में कोविड-19 के टीका का निर्माण करना भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया के प्रबंध निदेशक ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत को कई क्षेत्रों के लोगों के बीच पहचान मिली है, क्योंकि इसे कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था से निपटने के एक हथियार के तौर पर देखा गया है। इससे पहले आपको बता दें कि 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था। आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ है खुद के सहारे होना। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी जांच अब NIA को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि इसकी चर्चा पहले से भी चल रही थी। इस विस्फोट का असर 20 से 25 मीटर के दायरे में महसूस किया गया था। हालांकि इससे कोई हताहत तो नहीं हुआ। हालांकि इस मामले को भारत एक आतंकी हमले की तरह देख रहा है और जांच में जुटा है और इजराइल ने भी भारत पर भरोसा जताया है। अमेरिका की एक कंपनी ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च कर सकता है, साथ ही ये सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता भी रखता है। ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन है। इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। इसे बनाया है अमेरिकी एरोस्पेस स्टार्टअप एवं नाम की एक कंपनी ने। एवन कंपनी ने इस ड्रोन का नाम रखा है RAVN-X। इसे कंपनी ने US स्पेस फोर्स के लिए बनाया है। इसके जरिए छोटे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए जा सकते हैं। कंपनी ने अमेरिका की मिलिट्री के लिए वहां की सरकार से $1 बिलियन यानी कि 7,304 करोड़ रुपए की डील की है। एवं कंपनी के CEO ने बताया कि RAVN-X ड्रोन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। स्पेस साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। RAVN-X ड्रोन किसी भी एयरपोर्ट रनवे से उड़ान भर सकता है। ये मिसाइल और चिड़िया के आकार से प्रेरित होकर बनाया गया है। RAVN-X ड्रोन की ऊंचाई 18 फीट है, इसका विंग स्पैन 60 फीट है और इसकी लंबाई 80 फीट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इससे रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसी भी तरीके के लॉन्च पैड की जरूरत नहीं होगी। RAVN-X ड्रोन के नीचे एक छोटा रॉकेट जुड़ा रहता है। ये ड्रोन वायुमंडल के ऊपर तक जा सकता है। इसके बाद वहां से रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। उस रॉकेट में 100 से 500 किलोग्राम का सैटेलाइट रखा जा सकता है। उसके बाद रॉकेट सैटेलाइट को उसी कक्षा में पहुंचा देगा। RAVN-X ड्रोन की खासियत को देखते हुए अमेरिकी स्पेस फोर्स ने एवं कंपनी को
ASLON-45 मिशन के तहत छोटे सैटेलाइट छोड़ने की अनुमति दी है। ASLON-45 मिशन में अमेरिकी मिलिट्री अपने छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाएगा एवं कंपनी अभी करीबन 100 RAVNX ड्रोन बना रही है। इस ड्रोन के जरिए सैटेलाइट लॉन्च के खर्चे में कमी आएगी। अच्छी बात यह है कि RAVNX ड्रोन अपना काम खत्म करने के बाद वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। अगर वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और जिन लोगों के पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है वो डायरेक्टली चैनल पर विजिट कर सकते हैं